जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर कई जगह इसके नाम देखने को मिलते हैं आपको ईंट, मनके और अस्थिया। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग काफी विस्तार से समझेंगे। अक्सर बच्चों के सब चैप्टर समझ में नहीं आते हैं और हिस्ट्री से उन्हें काफी डर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। काफी आसान होते हैं हिस्ट्री, बस एक कहानी की तरह आधारित होते हैं घटनाएं उनके। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे हम लोग तो आसान लगने लगेगा। ठीक है, ये जो आप जो नक्शा देख रहे हैं ये आपका कहाँ का है, हड़प्पा सभ्यता का है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो का जो भी एक नगर है वहां का ये फोटो लिया गया है। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग और भी आगे से समझते चलेंगे। आगे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे भी कि हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या क्या रखा गया है, कौन कौन से अन्य नाम और है इसके। ठीक है, उसके बाद से और हम लोग जानेंगे कि इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, और हड़प्पा सभ्यता का नक्शा भी एक बार हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये हड़प्पा सभ्यता फैला था, किन किन देशों में फैला था। ठीक है, चिंता नहीं लेना है आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम क्या है, ईंट, मनके तथा अस्थिया। ईंट का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, मनके भी जानते होंगे। मनके जैसे एक बाट होता है, ठीक है, जैसे पत्थर का है छोटा सा ऐसा टुकड़ा कह सकते हैं, इस तरह का होते हैं मनके। उसके बाद से और भी बात करें यहाँ पे भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानेंगे सबके बारे में यहाँ पे। उसके बाद से उसके नगर नियोजन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। उसके बाद से और भी बात करें यहाँ के, जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से जो नगर है, कौन से ग्रामीण क्षेत्र में थे, कुछ कौन से शहर में शहरी क्षेत्र में थे, कौन से ज्यादा डेवलप थे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। ठीक है, तो इन सब में से कौन ज्यादा डेवलप था। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके आगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी हमें चीजें मिली है, कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है वहां से हमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, सही आ रहा है सर, क्लियर है सब। उसके आगे हम लोग और भी चीजों के बारे में जानेंगे कि यहाँ तक सही आ रहा है क्या। ठीक है, इसके आगे हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीजें मिली हैं, ये क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, सबके बारे में एक करके हम लोग जानेंगे कि ये सभी चीजें हैं क्या वास्तव में। उसके बाद से एक और बात करें आपसे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके आगे की किसी खुदाई कैसे होती है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया नाम, किसने खोजा, कैसे शुरुआत हुआ खुदाई का, ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, और इसकी कहानी कैसे शुरू हुआ हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का, किसने खोदा, कब खोदा, किस स्थान पे खोदा, क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ, ये सभी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद से और भी चीजों के बारे में बताएं आपको। तो हड़प्पा सभ्यता की जो कहानी है वो कैसे लिखा गया है, किसने लिखा है, किन विद्वान ने इसके बारे में जानकारी दी अच्छे तरीके से, सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, ये छोटा सा नक्शा दिखाया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि उस समय का तत्कालीन इमेज की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन वैसा होगा नहीं। ठीक है, ये जो फोटो आप जो देख रहे हैं एआई के द्वारा बनाया गया है या गूगल के द्वारा जो भी, तो ये उस समय का थोड़ा सा एक छोटा सा फोटो दिखाया गया है। ठीक है, और भी चीजों के बारे में बात करिए, कहाँ कहाँ पे फैला था, यानी इसका विस्तार कहाँ तक था, समझ रहे हैं ना। तो ये भी सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फटाफट। आज एक इंट्रो वीडियो है। उत्तर में कहां तक फैला था, दक्षिण में कहां तक फैला था, पूर्व में कहां तक फैला था, और पश्चिम में कहां तक फैला था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक था, हम लोग सभी चीजों के बारे में जानेंगे कि करके। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग और चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सब हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, आकृति कैसा था, ठीक है, लंबाइयां क्या थी, उत्तर से पश्चिम की जो भी लंबाइयां थी, चौड़ाइयां क्या थी, हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। कौन कौन से जो स्थल है, किस नदी किनारे स्थित है, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ये देखिए आप जो देख रहे हैं कंकाल जो आप देख रहे हैं, वहां का अस्थिया देख रहे हैं, मानव की अस्थिया, अस्थिया मतलब हड्डियां होती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ से कुछ औजार प्राप्त हुए कांसे के या विविध प्रकार के जो भी, उसके बारे में जानेंगे। और ये आप जो देख रहे हैं लोथल देख रहे हैं, लोथल का एक गोदी बाड़ा है, पतन है, ठीक है, जहाँ पे लोग नाव चलाने का इस्तेमाल किया करते थे, लकड़ियों के नाव का। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, काफी मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हम लोग अपने पहले स्लाइड की तरफ हट रहे हैं और फटाफट समझने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी लोग मतलब समझेंगे, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और जो भी डाउट आता है ना, आपको जो भी समस्याएं आती हैं, समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इस चैनल पे राहुल बिहार जो चैनल का नाम है, इस पे भी कर सकते हैं, या मेरा ऑफिशियल एक चैनल है इंडियन स्टडी सेंटर, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए, और एक बात बता रहा हूं, मैं जितना पढ़ाऊंगा ना,
इतना पढ़ाने के बाद भी ना आपका इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। मैं इतना डीप में मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उससे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा मान के चलिए इसकी खुदाई कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुआ, कहानी कैसे हुआ, उतना पढ़ा दूंगा और पूछेगा क्या, एकदम नॉर्मल सवाल। काम मतलब मैं आपसे काम कराऊंगा 100, मतलब जैसे आपको मैं काम कराऊंगा 2 घंटे का, लेकिन यहाँ पे काम आपसे कितना मालूम है कितना, आप चाहे तो इसमें से 10 मिनट भी पढ़ के इस चैप्टर को ना आप पूरे के पूरे अंक ला सकते हैं इस चैप्टर से। सवाल जितने भी पूछे गए हैं 2010 से 11 से जो भी पूछे गए सवाल, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इतना इजी पूछे गए, इतना इजी पूछे गए ना, आप देख के भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और कोई बच्चा रट भी ले तो ये बना सकता है आराम से, समझ रहे हैं ना। तो यही बातें बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। देखिए रट तो हर कोई सकता है और रट लीजिएगा तो रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा ना कैसे कैसे क्या होता है, तो आप आराम से उसके कहानी को भी लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, सुनिएगा ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में एक बात बताऊं तो देखिए जो आप ये फोटो जो देख रहे हैं ना, ये फोटो वर्तमान समय में एक बात कहूं, जो ये स्थान दिखा रहा हूं मैं पाकिस्तान का है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये आखिर है क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं, चलिए समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए आज हमारा जो समय चल रहा है, अभी क्या समय चल रहा है, 2024 चल रहा है। कितना चल रहा है अभी, 2024 चल रहा है। ठीक है, 2024 चल रहा है। मैं थोड़ा दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर दिखाए। 2024 चल रहा है आपका, ठीक है अभी। लेकिन ये कभी ना कभी ये जीरो से चलना शुरू हुआ होगा ना, जीरो से चलना शुरू हुआ होगा ये समय। ठीक है, ये जीरो से पहले की बात है, वो सुनेगा ध्यान से, जीरो से पहले की बात है। लगभग भारत में एक विशेष प्रकार की सभ्यता मतलब निवास करती थी। ठीक है, जो कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में पड़ता था। कुछ लोग रहा करते थे उस समय, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देश, ऐसा कुछ सीमा उमा था नहीं किसी भी देश का। लगभग सभी देश एक ही तरह मिले जुले, मतलब सबका एक अपना विस्तार नहीं हुआ करता था, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे लोग। ठीक है, तो भारत में हुआ क्या, जैसे जब इतिहास की शुरुआत होती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव ने सबसे पहले पत्थरों का आविष्कार, मतलब पत्थरों को पहिया बनाया, फिर लोहे की चीजों को खोजा, आगे चल के बहुत लंबे समय के बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद पहिया बनाया, आग का आविष्कार किया और भी बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। सबसे पहले वो कबीला में रहा करता था, उसके बाद से धीरे धीरे वो गांव में बसना प्रारंभ किया, गांव के बाद वो शहर में बसना प्रारंभ किया। तो इसी सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यह जो सभ्यता के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, इस जो सभ्यता के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सभ्यता के बारे में बताऊं उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए। तो भारत की बात है बाबू, सुनिए ध्यान से। जब भारत देश पे अंग्रेज लोग कब्जा किए हुए थे, तो एक समय ऐसा आता है कि भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो क्या हुआ कि कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो 2 भाई लोग थे जिनका नाम था जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। 1856 की घटना है। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे खंडहर है, पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में, भारत के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, पश्चिम क्षेत्रों में, पश्चिम और उत्तर वाले क्षेत्रों में, वहां पे हमें क्या देखने को मिला कि कुछ खंडहर वाले क्षेत्र दिखाई दिए। वहां से क्या हुआ, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन जो अंग्रेजी अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने क्या किया, उन ईंटों को ले जाकर रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था उसमें इस्तेमाल कर दिया। तो लोगों को लगा कि यहाँ पहले कुछ लोग रहा करते होंगे, तभी तो इतने अच्छे ईंटे, मतलब इतने पके हुए ईंटे और बड़े आकार के ईंटे हैं यहाँ के। तो लोगों को लगने लगा क्या कि जो, अब लोगों को ये लगने लगा, जैसे मैं आपको बात बताऊं अलेक्जेंडर कनिंघम साहब का, उन्होंने भारत में पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया 1861 में। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई कि ये सभ्यता कैसी थी, कैसे लोग रहते थे यहाँ पे। चलिए इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं एक करके। ठीक है, फटाफट हम लोग समझते हैं इन सभी चीजों के बारे में एक करके हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। ठीक है, आप अभी जान लीजिए कितने नाम है, मैं अभी उसके बारे में सभी करके बताता हूं। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता, इस मतलब जो चैप्टर है इसका नाम क्यों रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए ये हड़प्पा जो है एक स्थान का नाम है, पहली बात आपको बता दे रहा हूं, जो कि पाकिस्तान के, जो पंजाब है, जैसे भारत का भी पंजाब है, पाकिस्तान का भी पंजाब है,
तो वहां पे एक जिला है मांटीगोमरी जिले, वहां पे हड़प्पा स्थान पड़ता है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यानी आज से बहुत पुराने वर्ष पहले कुछ लोग बसा करते थे, यानी उनकी सभ्यता थी। तो सबसे पहले खोजा गया, इसलिए इस चैप्टर का जो नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और कौन खोजा था व्यक्ति, उनका नाम था दयाराम साहनी। क्लियर, इसका नाम क्यों रखा गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसके बाद इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो ये जो हड़प्पा जो था ना, ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। लेकिन रावी नदी जो थी ना बाबू, आप याद रखिएगा, रावी नदी जैसे एक रावी नदी थी, ये जाकर बाबू अंतिम समय में रावी नदी जो है आपका एक समय के पश्चात किस में मिल जाती थी, तो आपकी ये किस नदी मिल जाती थी, आपकी सिंधु नदी में, ठीक है। तो उस एरिया में जो सबसे बड़ी जो नदी थी ना, सबसे बड़ी नदी, उस नदी का नाम था सिंधु नदी, इंडस रिवर, जिसके वजह से इस सभ्यता का नाम, दूसरा नाम जॉन मार्शल साहब ने 1924 ईस्वी में इसका नाम देते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके आसपास के जितने भी स्थल थे वो पाए गए हैं, सभी बहुत बड़े नदी तंत्र के किनारे, उस नदी तंत्र का नाम था सिंधु। और ये सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इसके बाद इस सभ्यता के एक और नाम रखा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। ये कांस्ययुगीन सभ्यता क्या होता है, कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब होता है, कांसा का पहले अर्थ समझ लीजिए। ये जो कांसा लिखा है ना, इसका अर्थ होता है, सुनेगा ध्यान से, कांसा एक वास्तव में एक मिश्र धातु का नाम हो जाता है, ठीक है। मिश्र धातु है कांसा, जो एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब बताते हैं, जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलते हैं ना, तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो ये जो कांसा है आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन चीजों से, आइए हम जब बताते हैं इसको, फटाफट समझते हैं, ठीक है। पहला जिसमें आपका एक तांबा रहता है, कौन रहता है, तांबा, ठीक है। और इसी में आपका क्या रहता है, टीन रहता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया, तो तांबा का किया। अगर ये पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग हथियार ज्यादातर किस वस्तु के प्रयोग करते थे, या किस पदार्थ मतलब किस मिश्र धातु के, तो कांसा का। या फिर इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले तांबा के साथ टीन धातु को मिलाया था, जिसका परमाणु संख्या मतलब जो भी हो, मुझे एक्चुअली याद नहीं रहा है, एसएन जो भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाता है सबसे पहले इंसान ने, मतलब वहां के लोगों ने, इसलिए इसे कांसा नाम दिया गया, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने आपको तीन नाम बता दिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, और उसके बाद एक चौथा नाम आता है प्रथम नगरीय क्रांति। इस सभ्यता में क्या होता है, यहाँ के जो लोग थे पहली बार नगरों का विकास करते हैं, नगर बनाते हैं, नगर में निवास करते हैं, नगर बनाकर रहते हैं। वहां पे नगर क्या होता है, जैसे आपको समझाता हूँ, हम लोग जैसा भी गांव में रहते हैं, गांव में क्या होती है, गांव में ज्यादा मतलब सड़कें पक्की नहीं होती है। आज के समय तो है, फिर भी पूरे बिहार में या पूरे भारत में लगभग कुछ ऐसे गांव मिलेंगे जहां अभी भी सड़कें पक्की नहीं है। वहां के घर अच्छे नहीं होते, मतलब ज्यादातर घर जो होते हैं झोपड़ी पे नहीं, मतलब झोपड़ी टाइप के होते हैं, या फिर कबीलाई टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ के जो सभ्यता थी, यहाँ के मैंने अभी आपको फोटो थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ के, ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ दो तीन यहाँ पे। जैसे देखिए, ये जो सभ्यता थी आपकी, यहाँ के जो लोग थे बाबू नगर में निवास करते थे। नगर मतलब इस शहर की तरह था, यहाँ की सड़कें पक्की हुआ करती थी, यहाँ पे एक अच्छा व्यवस्था था, काफी चीजें थी जिनके बारे में हम लोग एक करके समझेंगे। मैं सभी चीजों के बारे में एक ही बार में नहीं चाहता हूं बता सकूं आपको, एक ही करके हम सबके बारे में जानेंगे और समझ पाएंगे। एक ही बार में सब जान पाएंगे तो मतलब जैसे एक एक करके जानेंगे तो बेहतर होगा। अभी सब समझा दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए मैं आपको विस्तार से छोटे छोटे शब्दों में करके अभी चीजें बताते जाता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति का संज्ञा भी दी जाती है, यानी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने क्या क्या नाम दे दिया, हड़प्पा सभ्यता दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया, कांस्ययुगीन सभ्यता दे दिया, और उसके बाद एक बात और कहा जाता है, इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। याद रहेंगे आपको, बिल्कुल। चलिए, उसके साथ एक और बात बताता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में ना जितना भी ये कहानी लिखा गया है वो पूरा खुदाई के आधार पर लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। एक चीज और, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहते थे ना, यहाँ पे जो लोग निवास करते थे इस एरिया में, अभी हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। वो लोग
आपके पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन वो क्या लिखते थे इसके बारे में हमें पता नहीं चला है। वो लिखते थे, जो भी चीजें लिखते थे, लेकिन ऐसा हम उसे पढ़ नहीं पाए। इसलिए इतिहास के कालखंड में से आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है, प्रोटो हिस्ट्री के समय में रखा गया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रोटो हिस्ट्री, तो कोई चिंता की बात नहीं लेना है, तो आप बस नॉर्मल याद रखिएगा इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें लिखा हुआ चीज तो पाया गया है, लेकिन अभी तक उससे पढ़ा नहीं गया है। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है, उसे प्रोटो हिस्ट्री कहा जाएगा। आज इसमें इंसान पढ़ लिया है, मिला है लिखा हुआ, पढ़ भी लिया, तो उसको ऐतिहासिक काल में पढ़ा जाता है। जिससे हम लोग पढ़े हैं ना, मगध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष के बारे में, मगध का उदय, महाजनपदों का उदय, तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। आगे की स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, फटाफट और भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसके बाद एक और बात बताऊं, देखिए ध्यान से, यहाँ के जो शहर थे, मोहनजोदड़ो हो गए, हड़प्पा हो गए, तो यहाँ पे जो भी थे ना बाबू, पक्के ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, पक्की ईंटों का। आप लोग देखते होंगे कि गांव जो होते हैं, ग्रामीण जो होती है, ग्रामीण गांव को ग्रामीण कहा जाएगा और नगर को शहर कहा जाता है। नगर और शहर देखिए एक ही चीजें हैं, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि वहां पे जैसे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती है, आप लोग जान सकते हैं। जैसे मान के चलो आपको लेता हूं, देखिए ध्यान से, एक गांव का मैं नाम ले लेता हूं, जिससे हम लोग का गांव का नाम लेते हैं, जैसे हम लोग का गांव का नाम है छाता, उड़ने वाला छाता नहीं, हम लोग का वास्तव में गांव का नाम छाता है। और मैं एक आपको बहुत बड़े शहर का लेता हूं नाम, या महानगर का, मुंबई का, तो वहां के विकास में, वहां के एरिया में, वहां के घरों में, वहां के सड़क व्यवस्थाओं में, वो आपको गांव में देखिएगा, देखने को तो नहीं मिलेगा। दोनों में अंतर रहेंगे कि नहीं? वहां पे ज्यादा मतलब वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ रहेगा, वहां विकास किया रहेगा ज्यादा, लेकिन गांव में उतना नहीं रहता है। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद एक बात बताऊं और सुनिएगा ध्यान से, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपका, याद रखिएगा बाबू, वो भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान देश में फैली हुई थी। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इनका जैसे व्यापार का संबंध जो था इधर तक था, ठीक है, मेसोपोटामिया के तक, लोगों तक था, ईरान इराक के तक था। ठीक है, अब इन सभी चीजों के बारे में जान देखिए, सिंधु नदी एक है, यहाँ से निकलती है आपका हिमालय से, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और यहीं से ये आती है, और इसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। ठीक है, अब इन सब चीजों के बारे में लोग एक करके समझेंगे। अभी बस ये इंट्रो क्लास है, बेसिक क्लास है। अगर आपको समझ में आता है तो जरूर कमेंट करें, और मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाना और भी प्रारंभ करूंगा बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और समझते हैं इसे। इसके बाद से हम लोग, यही चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है आपका, देखिए एनसीईआरटी के बुक में इस चैप्टर का नाम मिलेगा ईंट, मणके तथा अस्थियां। अब देखो अक्सर बच्चे ये समझ नहीं पाते इन सभी शब्दों के अर्थ। ईंट मतलब आप लोग जानते हैं, जब मिट्टी के एक शेप को पका दिया जाता है, जैसे मिट्टी का आकार लिया मैंने, ऐसा आकार लिया, ठीक है, और उसे क्या किया, पका दिया, मिट्टी को पका दिया, किसमें, आग में या धूप में, इसको ईंट कहा जा सकता है। समझे, ब्रिक्स। और उसके बाद मनके क्या होते हैं, मनके के भी फोटो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मनके नॉर्मल तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे वो पासा देखें क्या, लूडो छक्के का जो गोटी होता है, उस तरह के मनके हुआ करते थे। पाठ समझते हैं, जैसे किलो तराजू जो होता है, तो जो तराजू टाइप का होता था उस समय मनके हुआ करते थे। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ पाए तो हम लोग और भी समझेंगे। अस्थियां क्या होती है, अस्थियां मैं आपको बताता हूं, हड्डियों को कहा जाता है। हड्डियां आप लोगों ने देखा, नहीं देखा, दिखाते हैं आपको। ठीक है, यही हमारा चैप्टर है, और इसका चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है आपके? चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसके आगे, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब देखिए यहाँ के नगर नियोजन के बारे में बात करेंगे कि नगर की योजना कैसे बनाई गई थी, नगर मतलब किस तरह के आधारित थे, किस पद्धति पे आधारित थे, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, या फिर कैसे थे, उबड़ खाबड़ थे, सब व्यवस्था अच्छी थी, कैसी व्यवस्था थी। सड़क पे जैसे घर होते हैं हम लोग का, जैसे आज के समय में घर बन रहे, सड़क पे सब लोग के घर के सामने दरवाजे खुलते थे। यहाँ पे क्या थे व्यवस्था, क्या यहाँ के जो घर थे, इनके दरवाजे, मुख्य जो दरवाजे थे, मेन गेट जो हुआ करते थे, सामने खुला करते थे या पीछे खुला करते थे, हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ये यहाँ के लोग क्या करते थे, खाते पीते कैसे थे, मतलब क्या खाते पीते थे, यहाँ के लोग किस पे जीवन जीना पसंद करते थे, कृषि करते थे ये लोग, या फिर व्यापार पर निर्भर थे, या यहाँ के लोग पूजा पाठ पर निर्भर थे,
एक एक करके सभी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप नक्शा इसका। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय को लेकर कई इतिहासकारों के अपने अपने विचार है। जैसे कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसका जो समय है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व है। ये एनसीईआरटी नए एडिशन के अनुसार बताया जा रहा है, एनसीईआरटी के अनुसार, जो आपकी क्लास 12 के बुक उसके अनुसार। लेकिन कई जगह कार्बन 14 के आधार पर यह बताया जा रहा है 2350 से लेके आपका 1750 बीसी तक बताया जा रहा है इसका समय। कई ऐसे मतलब कार्बन डेटिंग के आधार पर बताया जा रहा है। कार्बन 14 क्या होता है, कार्बन 14 क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप काहे चिंता ले रहे हो भाई, आगे हम लोग जानेंगे ना। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, जितने भी ये देख रहे हैं, जैसे ये जो कलर्स आप देख रहे हैं, ये काबुल जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, ये काबुल क्या था हम लोग जानेंगे कि करके इसके बारे में भी। और उसके बाद से मैं भी और भी चीजें बताऊं, ये इंडस नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, बीस्ट सतलज, ठीक है, घाघरा और जो भी घग्गर नदी, यमुना नदी, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक एक करके हम लोग जानेंगे, सबके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। अभी ये तो बेसिक क्लास था, बस इंट्रो आपको समझा रहा हूं। देखिए इतिहास की क्लासेस जो होती है वो तुरंत नहीं समझना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके जो भी शिक्षक हो वो आपको डीपली समझाएं ताकि आपको बेहतर नॉलेज हो सके। वरना मैं चाहूं तो आपको तुरंत ये चैप्टर खत्म हो गया होता इतने समय में। अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ये समझ विस्तार मतलब अपना विकसित करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और इतना आसानी से नहीं समझ सकते इसको आप पढ़िए, पढ़िएगा, समझिएगा, मेहनत करिएगा तो आपके लिए बेहतर हो सकेंगे। और एक बात बता रहे हैं हम, आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे, बिल्कुल आसान से बनेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी जो मेहनत कर लेगा, लास्ट में जो एग्जाम के समय क्वेश्चन बैंक हम प्रैक्टिस कराएंगे, या फिर जो भी हम लोग ऑनलाइन शाम के समय प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन, वो बहुत ही नॉर्मल पूछेगा। आप देखिएगा, पढ़िएगा, बनाइएगा, कहिएगा सर कितने आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ये जो देख रहे हैं नक्शा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपको समझा दें एक बार। ठीक है, इसके आगे हम लोग समझते हैं और भी चीजों के बारे में फटाफट। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो कुछ आप मूर्तियां देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही है, पुरातात्विक साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या था, ये पुरोहित राजा का फोटो है, ये एक महिला का नर्तकी का फोटो है, नाच करने वाली महिला का, कांसा का बनाया गया था। वृषभ का फोटो दिखाया गया है, कुछ पशुओं का यहाँ पे फोटो दिखाया गया है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे कब, जब हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं फटाफट आगे स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या है, कैसे खोजा गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज ही आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा दूं। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। परिचय मतलब इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, पूरा विस्तार से डीप में जानेंगे। ठीक है, अक्सर बच्चे लोग को समझ में नहीं आते हैं भाई, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, काहे बोझ लेके मतलब चल रहे हैं आप। नहीं समझ में आता तो पूछिए, लजाने वाली बात क्या है, कमेंट करिए आप। चलिए समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए 1920 के पहले की बात है। ठीक है, 1920 याद आ रहा है, हम लोग किस देश से गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उपनिवेश थे, ब्रिटिश का उपनिवेश थे हम लोग, ब्रिटेन देश का गुलाम थे, इंग्लैंड देश का गुलाम थे हम लोग। तो उस समय की बात है। 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता, ये मिस्र की सभ्यता क्या है, तो मिस्र की सभ्यता मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताया था। मिस्र एक देश है और वो वहां पे एक नदी है फेमस जिसका नाम है नील नदी। वहां पे एक सभ्यता उत्पन्न हुई थी जिसे मिस्र की सभ्यता कहा जाएगा। आप लोगों ने मम्मी देखे हैं, मम्मी घर वाली मम्मी नहीं, मॉम नहीं, वो मम्मी जिसके बारे में आप लोग देखते होंगे, भूत तरह के जो उजले उजले कपड़े पहन के रहते हैं, पूरा भूत की तरह हा हा करता रहता है सब। ठीक है, तो वो यहाँ की सभ्यता थी। फिरौन के बारे में आप लोग जो सुने होंगे। ठीक है, इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये वही मेसोपोटामिया की सभ्यता है जहां सबसे पहली सभ्यता पनपी थी, ऐसा मानना है इतिहासकारों का, दजला और फरात नदियों किनारे।
और चीन की सभ्यता। ये चीन की सभ्यता तो ये नहीं, थोड़ा ज्यादा मतलब नहीं है, उतना भी पुराना नहीं है, ठीक है। तो 1920 से पहले ये माना जाता था, इतिहासकार ये मानते थे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता है, यही सभ्यता थी। लेकिन ये बात तब आया जब हड़प्पा की खोज हुई। किसने खोज किया भाई, हम लोग जानेंगे कि करके, ठीक है। हड़प्पा एक स्थान का नाम है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद से याद रखिएगा, जब इसका खोज हुआ तब पता चला कि विश्व के सभ्यताओं में से एक सभ्यता ये भी थी, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। इसके बाद सब बच्चे लोगों को समझ में नहीं आया, सब सभ्यता बार बार आप शब्द के यूज कर रहे हैं, एक अर्थ होता क्या है, आप बताइए मुझे। इस सभ्यता शब्द का अर्थ क्या होता है, अभी आप लोग जान लीजिए। लोगों के ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है, यानी लोगों को ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधाराएं और मान्यता विशेष हो। नहीं समझ में आया सर, क्या कह रहे हैं आप, मैं समझाता हूं। यानी सभ्यता जो होता है लोगों के ऐसे समूह का आता है। लोगों का समूह का मतलब क्या हुआ, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हो, रहना पसंद करते हो, एक टीम में रहते हो, या फिर कह सकते हैं एक मतलब क्षेत्र में रहते हो, जिनके रहन सहन एक तरह के हो लगभग, और जिनके विचारधाराएं मतलब सोच समझने की शक्ति लगभग एक जैसी हो, और काफी वो अलग हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सभ्यता कह सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। और सभ्यता नस्वान है, इसका मतलब क्या है, सभ्यता एक समय के पश्चात खत्म हो जाती है, एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे आज हम लोग जो पढ़ रहे सिंधु घाटी सभ्यता, क्या अभी तक है ये, देखिए वहां के लोग मर चुके हैं, लेकिन उसकी संस्कृति अभी बची हुई है। संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होता है, अभी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब सुनिए, और ये जो होते हैं संस्कृति, जो सभ्यता होती है, इसकी नष्ट सामग्री नष्ट भ्रष्ट हो सकती है, यानी इसके जो भी सामान होते हैं, जितने भी वस्तुएं होती है, वो नष्ट भ्रष्ट हो सकती है। क्लियर है। तो देखिए, यानी कह सकते हैं सभ्यता का अंत हो सकता है, जबकि संस्कृति का अंत नहीं हो सकता, बहुत लंबे समय तक चलता है वो। क्लियर है, याद रखिएगा। अब इसके बाद बच्चों को कंफ्यूजन रहता है संस्कृति में। संस्कृति क्या है, देखिए संस्कृति जो होता है वो रीति रिवाज आदि की व्यवस्था है, यानी जो संस्कृति है यानी कल्चरल है, जो हमारा कल्चर है वो रीति रिवाज पर आधारित होता है। रीति रिवाज मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, क्या किनको पूजा पाठ करते थे, कैसे विवाह शादी करते थे, किस धर्म को मानते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के वो लोग भाषा बोलते थे, किस तरह के वस्त्र पहनते थे, कपड़े पहनते थे, ये उनकी संस्कृति हुआ। यह लंबे समय तक चलता है। जो हड़प्पा सभ्यता है और संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता बोलूं तो समझे वहां के लोगों की बात हो रही है, और संस्कृति बोले तो वहां के वस्तुओं की बात हो रही है, जो लोग वो पसंद पहनते थे, काम करते थे, यूज करते थे। जैसे हम लोग भारत के लोग हैं, तो भारत के लोगों की संस्कृति क्या है, जब मैंने संस्कृति बोल दिया तो भारत के लोगों की संस्कृति क्या मतलब क्या हुआ, कि भारत के लोग क्या खाना पीना पसंद करते हैं, कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, विवाह शादी की परंपराएं क्या है, रहन सहन की व्यवस्था क्या है लोगों की, ये वहां का संस्कृति हुआ। जो कि संस्कृति लंबे समय तक चलता है, वो जल्दी लुप्त नहीं होता या समाप्त नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और चलिए, सभ्यता बाहरी चीज को व्यवस्था को दर्शाती है। ठीक है, यानी सभ्यता जो होती है हमारी, वो बाहरी चीजों को दर्शाती है, जबकि संस्कृति हमारे आंतरिक प्रकृति को दर्शाती है। ठीक, यानी जो हमारी सभ्यता होती है वो बाहरी चीजों को दिखाती है, जबकि संस्कृति हमारे अंदर की चीजों को दिखाती है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग समझने का और भी प्रयास करते हैं। अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुआ, कैसे कैसे शुरुआत हुआ कहानी का। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग काफी विस्तार से। देखिए,
हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी क्या है? देखिए बहुत मजेदार है, बहुत मजा भी आता है इसको पढ़ने में। अक्सर बच्चे लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूज मत होकर करिए आप। सुनिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो कहानी है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब दिया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में जानकारी दिया था। क्वेश्चन पूछते कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मेसन ने। सबसे पहले खुदाई किसने किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। दोनों में अंतर है। जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मेसन ने। खोजा किसने? तो दयाराम साहनी जी ने। याद रहेंगे? ये बिल्कुल याद रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद से बात करें आपके, लेकिन 1856 की बात है। लाहौर से कराची, लाहौर कराची आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान के दो बड़े बड़े शहर हैं। जब वहां से लाहौर से कराची तक क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन नामक दो अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। पुरातात्विक अवशेष का मतलब क्या होता है? पुराने वस्तुएं, ईंटें प्राप्त हुई, वहां पे कुछ हड्डियां प्राप्त हुई। तो उन्होंने क्या किया? ईंटों का अपना पटरी बिछाते समय नीचे इस्तेमाल कर लिया, बराबर करने में, जमीन को समतल करने में, कठोर बनाने में जमीन को। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी की बात है बाबू, 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम। देखिए 1861 की बात है, वो बताऊंगा मैं, आगे लिखा हूं उसको मैं बताऊंगा। 1861 में, अब इसको देखते हुए जैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? भारत में पुरातत्व विभाग का स्थापना किया, और स्थापना करके भारत में जितने भी प्राचीन चीजें थी, प्राचीन स्थलें थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। और प्रयास करेंगे 1912 तक, लेकिन ये हार मान चुकेंगे। इसके बाद एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम आएगा जॉन मार्शल, और उनके नेतृत्व में पूरे हड़प्पा सभ्यता की खोज हो जाएगी, खुदाई की जाएगी, सफलता भी मिलेगी उन्हें। ठीक है, इसलिए कभी निराश मत नहीं होना चाहिए हमें। सफलताएं मिलेंगी, एक समय के पश्चात जरूर मिलेंगी। काफी संघर्ष करने के पश्चात ही सफलताएं मिलती हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे बहुत सारे स्टोरियां सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, जिनमें लंबे समय के बाद व्यक्ति को सफलता प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है, सुनिए। तो 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम साहब को भी क्या हुए? कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, हड़प्पा की वस्तुएं प्राप्त हुई। और 1912 ईस्वी में JF महोदय ने यहाँ प्राप्त वस्तुओं के आधार पे लिखा। अब सुनो, 1873 ईस्वी की बात है। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने यहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त किया, और उनको लगा कि हो सकता है कि ये जो जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन जो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सभ्यता होगी पहले, वो खोजते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा भरोसा नहीं होता है। इसी के आगे चलते देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था 1912 ईस्वी में, क्या किया था उन्होंने? JF महोदय ने। उन्होंने क्या किया कि जितने भी वस्तुएं प्राप्त हुई थी उसके आधार पे एक लेख लिखा, आर्टिकल लिखवाया न्यूज़पेपर में। अब आगे देखिएगा क्या होता है। और कनिंघम एवं फ्लिट हड़प्पा सभ्यता की खोज करने में असमर्थ रहे। और एक और व्यक्ति थे कनिंघम साहब, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था? फ्लिट। ये दोनों व्यक्ति जो थे इसकी खोज करने में असमर्थ रहे, यानी सफलता नहीं प्राप्त हुई, ये लोग हार मान चुके थे। लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले न्यू डाला था। इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने, और इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता कहा जाता है। 1861 में इसका स्थापना हुआ था। क्लियर है? और सुनिए बाबू, जॉन मार्शल साहब को अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस सभ्यता का खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया। स्थल मतलब जमीन के टुकड़े पे प्राप्त हुआ बाबू, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके अगले ही वर्ष, इसके अगले वर्ष कितने वर्ष बाद भाई? 1921 चल रहा है, तो कितने वर्ष बाद? 1 साल बाद, 22 की बात है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक है, और बाद में एक नगर की खोज की गई, ठीक है, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, और वो जो था सिंधु नदी के किनारे था।
ठीक है। और इसके बाद से सुनिएगा, पिगट एक व्यक्ति थे, पिगट महोदय जो थे कि व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसी विशेष साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया, ठीक है। याद रखिएगा, किसने बताया था हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो का एक विशेष साम्राज्य का राजधानी, किसने बताया था, पिगट महोदय ने, ठीक है, प्रोफेसर पिगट महोदय ने। और सुनिए, और इन बताया था उन्होंने कि 670 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। कई किताबों में मैंने देखा, बड़े बड़े किताबों जैसे इसके पांडे सर का या फिर रामशरण सर के पुस्तक में, तो वहां पे 483 किलोमीटर दिया हुआ था इनके बीच की दूरी। तो कंफ्यूज मत होना है आपको, बिल्कुल समझ सकते हैं आप लोग मैं जितने भी चीजों के बारे में बताया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसके आगे हम लोग समझ लेते हैं और भी चीजों के बारे में। अब देखिए, अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, पूरा तत्व किसे कहते हैं सर। तो पूरा तत्व जो है, नाम इसका काफी शानदार है और इसके अर्थ भी बहुत शानदार है, तो हम लोग इसे समझेंगे अभी, सुनिएगा ध्यान से। पूरा तत्व क्या होता है, पूरा तत्व मतलब होता है पुराने वस्तु है। पूरा तत्व मतलब क्या होता है आपका, पूरा वस्तु है। पूरा वस्तु, पूरा मतलब यहाँ पे देखिए, पूरा वस्तु तत्व, पूरा तत्व, पूरा तत्व का मतलब आपका हुआ पुराने वस्तु है, ठीक है। पूरा का मतलब होता है पुराना, यहाँ पूरा का मतलब पूरा, पूरा होना फुल मत समझिएगा, और तत्व का मतलब वस्तु है, पुराने वस्तु है। जो भी पुराने वस्तु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पूरा तत्व कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो जानकारी रखता है ना अच्छा से, उसे क्या कहा जाता है, पुरातात्विक विधि कहा जाता है। याद रहेंगे आपको। और सुनिए, इसके अंतर्गत खुदाई में जो भी प्राप्त होते हैं, हमें जमीन में जो भी खुदाई की जाती है, तो वो दो प्रकार से खुदाई की जाती है। एक ऐसे की जाती है, ऐसे, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये दो प्रकार से खुदाई की जाती है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊं आपको, जैसे खुदाई की जाती है नीचे की तरफ, किया था गहरा की तरफ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर खुदाई कहते हैं या उत्खनन कहते हैं। उत्खनन मतलब ही खुदाई, नॉर्मल समझ के रखिए, ठीक है। मशीनों की सहायता से किया जाता है या फिर इंसान अपने सहायता मदद से भी करता है। और एक ऐसे खुदाई होती है, ऐसे, इसको क्षैतिज उत्खनन बोला जाता है और इसको ऊर्ध्वाधर खुदाई को बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक फोटो दिख रहा है इस व्यक्ति का, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, ऊर्ध्वाधर खुदाई किया गया, ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है, और उसके बाद इसको अंदर की तरफ किया जा रहा है, यानी ऐसे पट किया जा रहा है, तो इसको क्षैतिज खुदाई कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी कहानियां लिखी गई है ना, वो सब किसके आधार पर लिखी गई है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखी गई है, ना कि किसी किसके साहित्य के आधार पे, ना ही किसी किताब के आधार पे लिखा गया है। याद रहेगा आपको, बिल्कुल। चलिए, इसके आगे बात आता हूँ, सुनिएगा ध्यान से आपको। तो जो साहित्य पुरातात्विक जो भी चीजें होती है, उसमें क्या क्या मिलता है आपको, सिक्के प्राप्त होते हैं। सिक्के समझते हैं आप लोग, सिक्के वही जो कि कई प्रकार के सिक्के होते हैं, लोहे के भी सिक्के होते हैं, तांबे के भी होते हैं, कांसे के भी सिक्के पाए गए हैं। यहाँ से नहीं, मतलब कई स्थानों से, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ शीशा के भी सिक्के हुआ करते थे, चमड़े के भी सिक्का हुआ करते थे। हम लोग जानेंगे बाबू, 12 क्लास का पूरा हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, बहुत जल्द कवर कराऊंगा, तो मैं सब आपको बताऊंगा। मैं आपको एक ही बार में सब बता नहीं रहा हूँ, इसलिए ताकि आपका दिमाग खड़बड़ खड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख का मतलब होता है कठोर चीजों पे लिख देना। जैसे मान चलिए मेरे पास ये बोर्ड है, तो नॉर्मल बोर्ड है, इस पे लिखा जा रहेगा नहीं आराम से छुला पे, तो हम काहे खोदे इसको भाई। पत्थर पे आप मान के चलिए, छेनी हथौड़ी से देखते हैं ना कि कई सारे ऐसे जो जो आर्किटेक्चर होते हैं, बनाने वाले जो लोग होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, जोर 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 से मारते हैं, तब लिखा पाता है। या कई जगह वो आराम से मिलते तो हो जाता है, ठीक है। मृदभांड क्या होता है, जैसे मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। स्मारक क्या होता है, स्मारक जैसे मस्जिद हो सकता है, मंदिर हो सकते हैं, ताजमहल हो सकते हैं, ये सभी चीजें हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो कहानी है, वो किसके आधार पर लिखी गई है, खुदाई के आधार पर लिखी गई है। देखिए कुछ कैसे यहाँ पे लोग अपना कार्य करने में बिजी है। यहाँ पे देख रहे हैं, जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कुछ लोग कैसे खुदाई कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की कैसे खुदाई कर रहे हैं नीचे जमीन के अंदर, और इससे हमारा जानकारी प्राप्त होगा किसकी, इस सभ्यता की। और देखिए यहाँ पे कैसे लोग अपना कार्य में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ के लोग, खुदाई किया जा रहा है नीचे की तरफ। यहाँ से कुछ कंकाल प्राप्त हुए हैं, कुछ अस्थियां प्राप्त हुई है। और ये जो व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे,
ये इसी को कहा जाता है पुरातात्विक विशेषज्ञ। ये व्यक्ति जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये काफी पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। हर कोई व्यक्ति सब जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बुझा रहा होगा। थोड़ा सा और भी हम इसे जान लेते हैं और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काफी आसान तरीके से। ठीक है, अब चलिए 15 जनवरी 1784 ईस्वी की बात है। विलियम जोन्स ने कोलकाता में, विलियम जोन्स ने क्या किया था कोलकाता में, विलियम जोन्स ने कोलकाता में क्या किया था, सुनिएगा ध्यान से, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एक संगठन का स्थापना किया था, एक संस्था का स्थापना किया था जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, इसी से क्या होता है, भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ किया जाता है। यानी यहीं से क्या होता है, भारत के इतिहास जानने के लिए, खोज करने के लिए शुरू काम होता है। याद रखिएगा 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया और यहीं से भारतीय इतिहास को जानने के लिए कार्य शुरू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और सुनिए 1861 ईस्वी में, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और अलेक्जेंडर कनिंघम मुद्दे को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया, निर्देशक नियुक्त किया गया डायरेक्टर। ठीक है, और इसके 1902 के आसपास इन्हें जो डायरेक्टर थे इनके स्थान पे एक व्यक्ति को बनाया जाता है, जॉन मार्शल को क्या बनाया जाता है, डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है। और आगे चल के यही व्यक्ति डायरेक्टर भी बनेंगे आपके। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और हड़प्पा की खोज हुई। सुनिए, जॉन मार्शल जो साहब थे 1921 के समय, इनके नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई 1921 ईस्वी में, और इसके अगले वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था, वो भी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। राखाल जो मोहनजोदड़ो था वो किस नदी किनारे था, हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो रावी सिंधु नदी किनारे था और हड़प्पा जो था रावी नदी किनारे था। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा ना सर तबियत ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी बुखार सा छाया हुआ है चेहरा पे मेरे, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाने का प्रयास किया हूँ बेहतर तरीके से, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा लगातार आपके लिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो जय हिंद, वंदे मातरम।